In today's video, we will discuss the third layer of the eyeball called the nervous layer. The nervous layer of the eyeball is the innermost tunic of the eyeball. It is very thin and delicate membrane and it is called the retina. Retina is actually the membranous expansion of the optic nerve elements. Let's see. तो ये जो ऑप्टिक नर्व आ रही है यहाँ से ऑप्टिक नर्व के जितने भी एलिमेंट्स है वही ये क्या कर रहे हैं अंदर की तरफ एक्सपैंड कर जाते हैं. ठीक है, ये अंदर की तरफ एक्सपैंड कर जाते हैं और दे फॉर्म्स अ लेयर विच इज कॉल्ड द रेटिना. इट इज अ वेरी थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन. दिस वन इज रेटिना, दिस इज दिस वन. द रेटिना इज वेरी थिन एंड delicate membrane. The optical part of the retina ends behind the ciliary body in a serrated borders and these borders are called the ora serrata. मतलब ये जो ऑप्टिकल नर्व फाइबर सारे एक्सपैंड करके कहाँ तक पहुँच रहे हैं, सिलियरी बॉडी के पीछे तक पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाता है रेटिना. और उधर जहाँ पर ये रेटिना ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सेरेटेड बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ओरा सेरेटा कहते हैं. ये रहा ओरा सेरेटा. तो क्या हो रहा है, रेटिना जो है पीछे से आ रही है और ये जो यहाँ पर सिलियरी बॉडीज हमने पढ़ा था, सिलियरी बॉडीज के पीछे एंड हो रही हैं और एंड में क्या बना रही हैं, ओरा सेरेटा बना रही है. ओरा सेरेटा ये सिरेटेड का मतलब समझ रहे हो, इरेगुलरिटी. तो ये आगे की तरफ इस तरह से ओरा सेरेटा का फॉर्मेशन कर रही है. क्लियर. नेक्स्ट, the retina further prolongs forward as thin membrane up to the back of the ciliary process and iris. हमने कल पढ़ा था कि जो सिलियरी बॉडी होते हैं उनमें जो रिजेस बनती है उनको हम सिलियरी प्रोसेस कहते हैं. तो होता क्या है कि रेटिना जो है यहाँ तक आई, सिलियरी बॉडी के पीछे तक, सिलियरी बॉडी के पीछे इसने ओरा सेरेटा बनाया, बट ये फिर आगे भी थोड़ी सी और प्रोलॉन्ग होती है और कहाँ तक पहुँचती है, सिलियरी बॉडी से सिलियरी प्रोसेस तक पहुँचती है. तो ये हमारी सिलियरी बॉडी थी और यहाँ पे जो रिजेस बन रहे हैं ये हमारी क्या है, सिलियरी प्रोसेसेस. और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, सिलियरी पार्ट ऑफ द रेटिना. यहाँ तक रेटिना पहुँचती है. तो ये ओरा सेरेटा दिखाया हुआ है. नाउ सी द सिलियरी पार्ट ऑफ रेटिना. तो ये सिलियरी बॉडी में जो रिजेस बन रही है वहाँ पे जो रेटिना का पार्ट पहुँच रहा है दैट वी कॉल द सिलियरी पार्ट ऑफ रेटिना. और ये जो दिख रहे हैं ये सब सेरेशन, ओरा सेरेटा. नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं. ये दिस इज द इंटीरियर व्यू ऑफ ओरा सेरेटा. तो ये हमारे क्या है, सॉरी ओरा सेरेटा है और ये इधर क्या है हमारा सिलियरी पार्ट ऑफ रेटिना. सिमिलरली जो हमारा रेटिना है वो आइरिस की तरफ भी मूव फॉरवर्ड करता है एंड दैट फॉर्म्स द इरिडियल पार्ट ऑफ रेटिना. द इरिडियल पार्ट ऑफ रेटिना जो कि आइरिस तक पहुंचता है. ये आइरिस है ग्रीन वाला, यहाँ तक रेटिना का कुछ पार्ट पहुंच रहा है दैट इज कॉल्ड द इरिडियल पार्ट ऑफ रेटिना. सी द लेटरल व्यू. इधर ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस है और कट करके दिखाया तो ये हो गया इरिडियल पार्ट ऑफ रेटिना. क्लियर है. नेक्स्ट, इसके बाद हमारा the at posterior center of the eyeball there is an oval yellow spot which is called the macula lutea. तो आईबॉल के हम पोस्टीरियर पार्ट पे जाएंगे वो भी सेंटर पे, तो वहाँ पे अपन को क्या दिखेगा, मैक्यूला ल्यूटिया दिखेगा. तो हम देखते हैं ये रहा. तो दिस इज द डिप्रेशन which is phobia and yellowish spot is called the macula lutea. oval shape का होता है macula lutea and it is yellowish spot present at the posterior center of the eyeball. अब तुम बोल रहे होंगे ये सेंटर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर होगा ना, तो उस हिसाब से पीछे की तरफ का जो सेंटर होगा उस हिसाब से है. ठीक है, ये 2D व्यू है ना. नेक्स्ट, तो मैक्यूला समझ में आ गया और इसके ये सेंटर पे एक डिप्रेशन है जिसको हम फोबिया कहते हैं. At the middle of the macula lutea there is a depressed area present which is called the fovea centralis. क्लियर है. अब फोविया सेंट्रलिस का क्या काम है, द सेंस ऑफ विजन इज मोस्ट एक्यूरेट हियर. यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ विजन रहता है और कुछ लेयर्स यहाँ पर एब्सेंट होती हैं रेटिना में. अभी हम पढ़ेंगे 10 लेयर्स होती हैं, उनमें से कुछ लेयर्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, इसलिए जो फोविया सेंट्रलिस है वो थिनेस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना होता है. तो दिस वुड बी एन ओटी दैट द थिनेस्ट पार्ट ऑफ रेटिना इज फोविया सेंट्रलिस. नाउ the retina composed of 4 things: the nervous elements जिसमें हम ऑप्टिक नर्व्स वगैरह आता है, ब्लड वेसल्स, पिगमेंटेड सेल्स हैं जो भी पढ़ेंगे हम, और मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं. ऑल दीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन 10 कन्वेंशनल लेयर. तो 10 कन्वेंशनल लेयर्स होती हैं. पहली क्या है, पिगमेंटेड सेल लेयर, लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल न्यूक्लियर
layer, external plexiform layer, internal nuclear layer, internal plexiform layer, ganglionic layer, layer of nerve fiber, and lastly the internal limiting membrane. ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में. Look at here. Starts from here. The retinal, पहले वाला पिक्चर देखते, देखो ये कोरोइड है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर. फिर सबसे पहले हमारी लेयर क्या थी, रेटिना की पहली लेयर है, इसके बीच में ये कोरोइड हमारी सेकंड लेयर है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, स्कैलरा आउटर मोस्ट थी, कोरोइड सेकंड लेयर थी. तो कोरोइड से अटैच होती है फर्स्ट लेयर ऑफ रेटिना विच इज कॉल्ड द पिगमेंटेड एपिथेलियम या फिर पिगमेंटेड सेल लेयर. तो यहाँ पे कुछ ये पिगमेंटेड सेल्स यहाँ पाए जाते हैं विच दिस लेयर एंड दिस लेयर इट इज अटैच टू द कोरोइड. क्लियर हो गया फर्स्ट लाइन. सेकंड हमारी लेयर्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल विच इज कॉल्ड द रॉड्स एंड कोन्स. और रॉड्स एंड कोन्स के स्ट्रक्चर्स में इनर पार्ट, आउटर सेगमेंट और प्लेक्सफॉर्म सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है. तो जो इनर सेगमेंट है और आउटर सेगमेंट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. फिर थर्ड लेयर है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, तो दिस वन इज एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. फोर्थ इज एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट है. देन वी हैव एक्सटर्नल और आउटर, एक ही बात है. एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर, प्लेक्सीफॉर्म का मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सिनेप्स या फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन देखने को मिल रहा है. ये जो ये है ये हमारी कौन सी हॉरिजॉन्टल सेल है, ठीक है. ये हम पढ़ेंगे अभी कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं. हॉरिजॉन्टल सेल को या मैक्राइन सेल भी कहते हैं. बाइपोलर सेल्स भी पाई जाती हैं. लेट्स कैरी ऑन विद द लेयर्स. तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल या फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है या फिर सिनेप्स बन रहा है, ठीक है. देन वी हैव इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, देखो यहाँ पे भी फ्यूजन हो रहा है. देन गैंग्लियोनिक लेयर, यही तो गैंग्लियन है जो कि मैसेज कन्वे करेंगे टू द ब्रेन. देन वी हैव द लेयर ऑफ नर्व फाइबर, दिस आर द लेयर ऑफ नर्व फाइबर जो कि नर्व्स लेके जा रहे हैं कनेक्शंस, सॉरी सिग्नल्स ब्रेन तक, ठीक है. और फिर लास्ट हमारे पास क्या है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. और ये इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन किससे कनेक्ट करती है, हाइलॉइड मेम्ब्रेन से कनेक्ट करती है. हाइलॉइड मेम्ब्रेन अभी हम पढ़ेंगे आगे. तो ये याद रहना है आपको, रेटिना किन किन लेयर से मिलकर बनती है. दिस यू हैव टू रिमेंबर, यू कैन गो थ्रू दिस पिक्चर एज वेल. ये अपसाइड डाउन करके दिखाया है, ऊपर रेटिना है और नीचे गैंग्लियोनिक लेयर है, ठीक है. आगे बढ़े. नेक्स्ट, और ये रॉड्स एंड कोन्स दिखा रहे हैं. द 3 माइक्रोस्कोपिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, बाइपोलर सेल्स होते हैं और गैंग्लियोनिक सेल होते हैं. देखो ये हॉरिजॉन्टल सेल है, इनको मैक्रिन सेल भी कहते हैं. ये बाइपोलर सेल्स पाए जा रहे हैं और ये गैंग्लियोनिक सेल पाए जा रहे हैं, रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल. तो ये 3 तरह का माइक्रोस्कोपिक न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द रेटिना, दैट इज द फोटो रिसेप्टर्स, the bipolar cells and the ganglionic cell. You can see through this picture. And कुछ एक कंपैरिजन है रॉड्स एंड कोन्स में. रॉड्स आर 3 टाइम्स मोर देन द कोन्स, रॉड्स की संख्या ज़्यादा होती है. और आपको याद होगा कॉन्स जो होते हैं कलर विजन के लिए होते हैं और जो रॉड्स होती हैं वो लाइट के लिए होती है, सेंसिटिव टू लाइट होती है, ठीक है. कलर दिन में दिखते हैं, तो जो कोन्स होते हैं वो उसको स्कोटोपिक विजन भी कहते हैं. और जो हमारा रॉड्स होता है वो रात में हेल्प करता है, तो उसको. नेक्स्ट, ये वाला, ये 3 तरह की सेल्स हैं, बाइपोलर, गैंग्लियोनिक एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स. नाउ द पेक्टिन. नाउ पेक्टिन, इट इज द स्ट्रक्चर विच इज फाउंड ओनली इन द बर्ड्स. तो ये बर्ड्स में पाया जाता है. ये है क्या, देयर आर नंबर ऑफ प्लीट्स हेल्ड टुगेदर बाय द 9 कनेक्टिव टिश्यू ब्रिजेस एंड दिस इज फाउंड ऑन द रेटिना. इट इज क्लोज टू द ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के बगल में होता है, इसका फोटो भी दिखाते हैं. एंड आउटग्रोथ इज, इट इज फाउंड एज एन आउटग्रोथ इन द रेटिना close to the blind spot. It remain projected in the vitreous body, मतलब vitreous body में projected होता है और start होता है ये रेटिना से और क्लोज किसको होता है, ब्लाइंड स्पॉट के. देखो पिक्चर्स की है. तो ये रेटिना से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, रेटिना के ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है. और ये विट्रस बॉडी है, जितना भी ये दिख रहा है ये पूरी विट्रस बॉडी है. विट्रस बॉडी में ये प्रोजेक्टेड है और इधर ब्लाइंड स्पॉट है. ये ब्लाइंड स्पॉट है ना, ब्लाइंड स्पॉट के क्या है, एकदम क्लोज है, ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर में है क्या, नंबर ऑफ प्लीट्स हेल्ड टुगेदर बाय द 9 कनेक्टिव टिश्यू ब्रिजेस. यहाँ इसको बहुत एनाटॉमिकल की स्टडी करेंगे पेक्टिन की, तो विल फाइंड द ब्रिजेस देयर. तो 9 ब्रिजेस वहाँ पाए जाते हैं जो कि टिश्यू के बने हुए होते हैं. और आगे, द फंक्शन इज नॉट नोन, पेक्टिन का फंक्शन नहीं पता. और ये किससे बना होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, कुछ पिगमेंटेड सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं एक्वस ह्यूमर.
एक्वस ह्यूमर इट इज़ अ क्लियर फ्लूइड, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है. इट ऑक्यूपाइज बोथ एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर. ये एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर दोनों में ही पाया जाता है. इट इज़ एंटीरियर चैम्बर कहाँ होता है? आइरिस में जो होता है, आइरिस और कॉर्निया में. और जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है वो आइरिस के पीछे और लेंस के आगे तक होता है. देखो ये एंटीरियर चैम्बर है. एंटीरियर चैम्बर क्या? कॉर्निया, ये कॉर्निया है, कॉर्निया और ये क्या? आइरिस है. कॉर्निया और आइरिस के बीच में क्या पाया जाता है? एंटीरियर चैम्बर. और आइरिस और लेंस के बीच में ये दिख रहा है, ये हमारा है पोस्टीरियर चैम्बर. क्लियर है ना? एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस कौन करता है? सिक्रीटेड बाय द सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी याद है अभी दिखाया था, उसी से बनता है. इसमें भी दिखाते हैं तुम्हें. ये सब क्या है? सिलियरी बॉडी है. सिलियरी बॉडी से क्या बन रहा है? ये सिलियरी बॉडी. यही बनाते हैं, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करता है. इट इज डिपॉजिटेड इन द पोस्टीरियर चैम्बर. ये बनता है सिलियरी बॉडी में और सिलियरी बॉडी से बन के किस में चला जाता है? ये जो हमारा ये है ना, कौन सा चैम्बर है? पोस्टीरियर चैम्बर है. डिपॉजिट होगा, ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर में डिपॉजिट रहता है. इट पासिस टू द इंटीरियर चैम्बर थ्रू द प्यूपिल. देखो सिलियरी बॉडी में बना, पोस्टीरियर चैम्बर में डिपॉजिट होगा. फिर देखो ये एरो, देखो ये एरो कहाँ जा रहा है? ये वाला एरो, एरो जा रहा है प्यूपिल से. प्यूपिल से किधर खुल रहा है? इंटीरियर चैम्बर में. तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा पोस्टीरियर चैम्बर से फ्लूइड मूव करता है थ्रू द प्यूपिल टू द इंटीरियर चैम्बर. ठीक है. इट एस्केप फ्रॉम इट एस्केप फ्रॉम इट एस्केप फ्रॉम इरिडो corneal angle to the anterior ciliary veins via sinus venosus cavity. Sinus venosus cavity जिसको हमने पढ़ा था फर्स्ट लेयर में, which is called the canal of Schlemm या फिर Schlimm's canal. तो ये क्या बोल रहा है कि एंटीरियर चैम्बर में पहुंच गया, पोस्टीरियर चैम्बर से आया इंटीरियर चैम्बर में थ्रू द प्यूपिल. अब ये वापस यहाँ से एस्केप करेगा. एरो को फॉलो करो, देखो यहाँ से प्यूपिल से आ गया एंटीरियर चैम्बर में. अब ये एंटीरियर चैम्बर से वापस किस में जा रहा है? स्क्लिम्स कैनाल में. ठीक है. स्क्लिम्स कैनाल से कहाँ पहुंचेगा? वापस से ऐसे रोटेट करता रहेगा. तो एंटीरियर चैम्बर में आया, फिर एंटीरियर चैम्बर से एस्केप करता है थ्रू द कैनाल ऑफ स्क्लिम्स या फिर साइनस विनोसस स्कैलरी. और इधर ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, जो कि किस किस के बीच में? आइरिस और कॉर्निया के बीच में. ये आइरिस है और ये कॉर्निया है, इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इसी को बोलते हैं हम इरिडो कॉर्नियल एंगल. ठीक है. तो एंटीरियर चैम्बर से इरिडो कॉर्नियल एंगल से होता हुआ स्क्लिम्स कैनाल के थ्रू पास आउट हो जाएगा ये वापस से. और क्योंकि ये फ्लो करता रहता है तो इसलिए हम इसको एक्वस ह्यूमर को स्टैग्नेंट फ्लूइड नहीं कहते हैं, ये मूविंग फ्लूइड है. आई गेस डायग्राम क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे से. ये वाला डायग्राम भी देख लेते हैं. ये कॉर्निया है और ये आइरिस है, इसके बीच में एक्वस चैम्बर है. ये आइरिस है, लेंस है, इसके बीच में हमारा पोस्टीरियर चैम्बर है. एक्वस फ्लूइड को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है. और देखो यहाँ से, ये देखो कहाँ जा रहा है? प्यूपिल से होता हुआ इधर आ गया. फिर यहाँ से क्या होगा? इरिडो कॉर्नियल एंगल से होते हुए वापस कैनाल ऑफ स्क्लेम, कैनाल ऑफ स्क्लेम इससे वापस से एक्वस एग्जिट कर जाएगा. क्लियर हो गया? ये हमने उसमें भी पढ़ा था फर्स्ट लेयर में. नेक्स्ट द फंक्शन पढ़ेंगे हम इसका. द एक्वस ह्यूमर इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है. इन चार चीज़ों से मिलकर बनता है. वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड से मिलकर बनता है. और ये क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस को भी ट्रांसफर करता है और मीडिएट्स मेटाबोलाइट्स जो भी होंगे उस फ्लूइड के थ्रू मूव करेंगे. और ये कहाँ पहुँचाते हैं इनको? मेटाबोलाइट्स और रेस्पिरेटरी गैसेस को टू द कॉर्निया एंड द लेंसेज. तो ये एक ओटी है, याद रखना. एवेस्कुलर टिश्यू हमारे आई में कौन कौन से होते हैं? कॉर्निया और लेंस. मतलब ये दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं ले सकते. तो ये होगा एवेस्कुलर टिश्यू, यहाँ कोई ब्लड सप्लाई नहीं आती है, तो इनको न्यूट्रिशन गैसेस वगैरह कैसे मिलेंगी? मेटाबोलाइट्स इनके पास कैसे फ्लो करेंगे? दैट इज थ्रू द एक्वस ह्यूमर. ठीक है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर? सर्व एज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, क्योंकि लेंस इसके पीछे है तो आगे से लाइट अगर आएगी तो इसके थ्रू होते हुए लेंस में पहुंचेगी. तो इसलिए कैसा होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी टुक प्लेस बाय योर लेंस. नेक्स्ट ये क्या करता है? मीडिएट्स करता है मेटाबोलाइट्स को. लेंस और कॉर्निया में मेटाबोलाइट्स का फ्लो करवाएगा. आई प्रेशर को मेंटेन करते हैं, इसको इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं. अगर एक्वस ह्यूमर के फ्लो में या सर्कुलेशन में कोई भी इंटरफेरेंस होता है तो आई में जो प्रेशर ये मेंटेन हो रखा है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, दैट वुड बी डिस्टर्ब एंड देयर वुड बी अ डिजीज कॉल्ड ग्लाउकोमा हो सकता है. ठीक है. ग्लूकोमा या फिर ग्लाउकोमा कहते हैं. इसमें आई प्रेशर बढ़ सकता है और घट भी सकता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब हम बढ़ते हैं विट्रस ह्यूमर.
नाउ विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्लियर फ्लूइड था, जबकि विट्रस ह्यूमर हमारा कैसा है, पुअरली सेट जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली जैसा सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं है, पुअरली सेट है. It occupies the posterior compartment of the eyeball. Posterior chamber is a different thing and posterior compartment of the eyeball is different. तो ये देखते हैं, देखो यहाँ पर तो एंटीरियर चैम्बर और इधर पोस्टीरियर चैम्बर था. अब ये जो पूरा हिस्सा है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आईबॉल कहलाता है और यहाँ पर क्या है, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है. अब विट्रस ह्यूमर में देखो क्या जा रही है, एक कैनाल जा रही है, इसको हम हाइलॉइड कैनाल कहते हैं. ठीक है, ये हाइलॉइड कैनाल क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ विट्रस बॉडी में पाई जाती है और ये क्या काम करती है, पासिज करती है. इसके अंदर से क्या पास हो रहा होता है, हाइलॉइड आर्टरी इसके अंदर से पास होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में. ठीक है, एडल्ट लाइफ में इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ क्या एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसका यूज रहता है और नॉर्मली किसका, हाइलॉइड कैनाल का. और ये किस एक्सिस पे पाई जा रही है, एक्सियल एक्सिस पे पाई जा रही है. ये एक्सियल एक्सिस पढ़ी थी ना हमने, ये ट्रांसवर्स एक्सिस पढ़ी थी, तो ये एक्सियल एक्सिस पे पाई जाती है. देख लो सारे पॉइंट समझ में आ गए हाइलॉइड कैनाल के. ठीक है, नेक्स्ट एंटीरियरली विट्रस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं. एंटीरियरली देयर इज अ डिप्रेशन फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द लेंस एंड दिस डिप्रेशन फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द हाइलॉइड फोसा. तो हाइलॉइड फोसा देखते हैं, ये देखो ये रहा हाइलॉइड फोसा, ये प्रेजेंट है. देखो हमने बताया था अकोमोडेशन ऑफ द लेंस होता है, अकोमोडेशन करने के लिए लेंस का साइज या तो बढ़ेगा या कम होगा. तो ये जो फोसा है, ये फोसा फोसा वो जगह प्रोवाइड करवाएगा जब लेंस को थिक होना होगा. ठीक है, जब फोकल लेंथ को अपनी चेंज करेगा उस वक्त. ठीक है, तो हाइलॉइड फोसा अकोमोडेशन ऑफ द लेंस में फोकस करता है और ये क्या होता है, विट्रस बॉडी के आगे वाले से यानी एंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है एज अ डिप्रेशन. क्लियर हो गया. नाउ विट्रस ह्यूमर कंपोज्ड ऑफ, विट्रस ह्यूमर किस किस से मिलकर बनता है, वाटर, सॉल्ट्स, ग्लाइकोप्रोटीन, हाइलोयूरोनेट्स एंड वेरी फाइन फाइब्रस कुछ प्रेजेंट होते हैं इसमें. द फंक्शन ऑफ द विट्रस बॉडी, इट एक्ट्स एज द रिफ्रैक्टिव मीडियम के जैसे काम करता है. इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द शेप को मेंटेन करेगा, प्रेशर को मेंटेन करेगा इन द आई बॉल. पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेशर को मेंटेन करना, शेप को मेंटेन करना ऑफ द आई बॉल और एज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम काम करेगा क्योंकि लाइट यहाँ से टकरा के रेटिना पे पहुंचा रही है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेंस. लेंस इज बाइकॉन्केव ट्रांसपेरेंट डिस्क एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल. तो लेंस बाइकॉन्केव शेप का होता है, ट्रांसपेरेंट डिस्क के जैसा होता है और ये कैप्सूल के अंदर रहता है. इट एक्ट्स एज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम और ये सबसे चीफ या फिर सबसे मेन रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है. इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द प्यूपिल एंड इन फ्रंट ऑफ द विट्रस बॉडी. अभी विट्रस बॉडी पढ़ा था हमने, उसके तो आगे होगा और जो हमारा प्यूपिल है उसके पीछे पाया जाएगा. द पोजीशन, इसकी जो पोजीशन होती है वो मेंटेन होती है बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट. ये पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, वो भी देख लेते हैं. अभी देखो लेंस में बाहर की तरफ क्या है, ये कैप्सूल है. ठीक है, कैप्सूल हो गया. फिर ये एपिथेलियल सेल्स हैं लेंस की. फिर कुछ ई सेल्स हैं. ई सेल्स क्या है, ये एलोंगेटेड सेल्स जो दिख रही हैं यही लेयर वाइज कॉन्सेंट्रिक मैनर में अरेंज होंगी और इस लेंस का प्रोडक्शन मतलब बनाएंगी. ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखना. अब ये देखो विट्रस बॉडी के तो आगे है लेंस और आइरिस के पीछे है लेंस. ठीक है, और ये देखो सस्पेंसरी लिगामेंट्स दिख रहे हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर रहे हैं, लेंस को उसकी पोजीशन में होल्ड कर रहे हैं. द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आई लेंस इज मोर कॉन्वेक्स. देखो पीछे की तरफ ना ये ज़्यादा कॉन्वेक्स है, ये एंटीरियर है, ये एंटीरियर पे इतना कॉन्वेक्स नहीं है जितना पीछे की तरफ से ज़्यादा कॉन्वेक्स दिख रहा है. ठीक है, द लेंस इज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ मॉडिफाइड सेल्स इलोंगेटेड इन नेचर. ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं ये जो कि इलोंगेटेड होंगी हैं, यही सेल्स क्या कर रही हैं, इस लेंस को प्रोड्यूस कर रही हैं बाय अरेंजिंग इन अ कॉन्सेंट्रिक लेयर. विद द एज द लेंस बिकम ओपेक एंड देयर इज अ डिजीज कॉल्ड कैटरेक्ट. ये पता ही है, लेंस जो होगा धीरे धीरे ये जो सेल्स हैं ये ओपेक होती जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी खत्म होती जाएगी और यहाँ पे एक डिजीज होती है दैट वी कॉल द कैटरेक्ट. Last topic, the nictitating membrane. The nictitating membrane is also called the third eyelid. It is a piece of T-shaped cartilage and enveloped by the fold of conjunctiva. तो conjunctiva के कुछ folds होते हैं वो enclose कर देगी या envelop कर लेती है एक T shape के cartilage को. ये देखो T shape cartilage दिख रहा है और इसके ऊपर envelope है conjunctiva का, enveloping conjunctiva and this is the T shaped nictitating membrane. ठीक है, it is situated at the medial angle of the eye. This is the medial angle of the eye. ठीक है, और this is the lateral angle of the eye. तो यहाँ पर ये present होती है. The free end is pigmented and partially moves over the anteromedial aspect of the eyeball. ये जो इसका free end है ना, इधर free end पे यहाँ पर क्या होता है, cartilage present होती है. free end पे partially
फ्री एंड पे सॉरी कार्टिलेज नहीं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही कार्टिलेज में स्ट्रक्चर है। जो फ्री एंड होता है इसका, वहाँ पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करता है, एंटीरियर मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ द आईबॉल को कवर करता है। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, मीडियल मतलब सेंटर की तरफ, इस पार्ट को ये कवर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी ना दो सरफेसेस होती हैं और एक बेस होता है। दो सरफेसेस, एक होती है पैल्पेब्रल सरफेस, एक होती है बल्बर सरफेस। जो पैल्पेब्रल सरफेस है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स होती है, और जो बल्बर सरफेस है वो ज़्यादा कॉनकेव होती है। और इसका बेस है वो बेस में कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, इनको हम निक्टिडेटिंग ग्लैंड भी कहते हैं या फिर हार्डर्स ग्लैंड कहते हैं, और इनका सिक्रीशन वैसे ही होता है जैसे लैक्रिमिनल ग्लैंड का होता है। तो आप इस पिक्चर में देखो, ये थर्ड आईलिड दिख रही है, ठीक है, और ये बेस है, इसका बेस पे क्या पाया जा रहा है, ग्लैंड्स ऑफ थर्ड आईलिड, समझ में आया। और कंजंक्टिवा इसको कवर कर रही है, ये देखो, ये है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द मीडियल एंगल, और आगे का हिस्सा और मीडियल एंगल को कवर कर रही है, एंटीरियर मीडियल एक्सपेक्ट को कवर कर रही है आई के। और ये देखो थर्ड आईलिड का ये जो लास्ट फ्री एंड है वो पिगमेंटेड दिख रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई सारी बातें। इसकी दो सरफेसेस हैं, बल्बर सरफेस और पैल्पेब्रल सरफेस। तो ऐसे खोलोगे ना इसको, तो बल्बर सरफेस जो दिखेगी आपको वो कॉनकेव दिखेगी। ये देखो और भी स्ट्रक्चर है इसका, ये बल्बर सरफेस है इसकी, और ये पैल्पेब्रल सरफेस है। तो बल्बर सरफेस इज कॉनकेव एंड पैल्पेब्रल सरफेस इज कॉन्वेक्स, और ये इसका बेस है, और इसके बेस में क्या पाए जा रहे हैं, लिम्फोइड टिश्यू है और ग्लैंड्स पाए जाएंगे, ठीक है। ये ग्लैंड्स ऑफ थर्ड आईलिड है। आई होप क्लियर हो गया। अच्छा, एक मॉडिफ ये बर्ड्स में ही पाई, बर्ड्स में जब, अदर एनिमल्स में भी रहती है, लेकिन जब बर्ड्स में ये एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। इन बर्ड्स द निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन इज थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, इलास्टिक होती है, और इसमें कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि डॉग्स में जब ये निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, बाकी एनिमल्स में इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि किस स्पीशीज में निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन में कार्टिलेज नहीं होता, तो दैट इज योर बर्ड्स। नेक्स्ट, इसका लास्ट पॉइंट है, thin semi-membranous होती है in most of the birds without any cartilage. It is attached to the inner angle of the eye, same as third eye. It is highly movable across the surface of the eye. Movement is controlled by the muscle. जो ocular हमने muscles पढ़ी थी। कुछ नोट पॉइंट याद रखेंगे। The concentration and the nature of the pigment present in the iris cause the different coloration of eye even within the same breed of the animal. Same breed of the animal की eye color different हो सकते हैं because of the different concentration and the nature of the pigment present in their iris. नाउ जो गोट होती है, गोट का जो आइरिस, देखो पहले फोटो देख लो, ये देखो गोट का आइरिस क्या है, येलोइश कलर है, ओपेक है, एकदम ओपेक एंड येलोइश ग्रेइश कलर होता है। और ये क्यों ऐसे हॉरिजॉन्टल क्यों, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स एंड द सेल्युलर कंपोनेंट्स फाउंड इन द आइरिस। तो इसमें जो आइरिस के कंपोनेंट्स थे हमने पढ़े थे, आइरिस में मसल्स पाई जाती हैं, सर्कुलर मसल होती है, रेडिएटिंग मसल्स होती हैं, वो सारी मसल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, इसलिए गोट की आई थोड़ी डिफरेंट आपको दिखती है। So this was a very long lecture because nervous layer में काफ़ी सारी चीज़ें थी that we have discussed. In the next video we will be ending the anatomy of the eye with lacrimal apparatus. Thank you.